आतंक के ठिकाने मलबे में बदल गए। आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के सैनिक ठिकाने धुआं धुआं हो गए। पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन अब पाकिस्तान दुनिया में चीख चीख कर कह रहा है कि भारत ने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा नुकसान किया। आतंक के गढ़ में भारत ने जितनी तबाही मचाई वो दुनिया को नहीं बताया। पहली बार पाकिस्तान ने खुद ही अपने डोजियर में ऐसा खुलासा किया है जिसमें उसका डर भी साफ दिख रहा है। डोजियर में पाकिस्तान ने 8 नई जगहों पर भारत के हमले का दावा किया। मतलब ये हुआ कि भारत ने पाकिस्तान में 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर हमला किया था। भारत ने जितना बताया उससे कहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान के इस डोजियर में 8 नई जगहों के बारे में बताया गया है जहां भारत ने आतंक के खिलाफ सटीक निशाना लगाया, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान के डोजियर में दावा किया गया है कि पेशावर, झंग, सिंध का हैदराबाद, पंजाब का गुजरात, गुजरांवाला, बहावलनगर, अटक और छोड़ में भारतीय सेना ने जबरदस्त और सटीक हमला किया। पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के डोजियर ने उसे हुए नुकसानों की खुद ही कलई खोल दी। इससे साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जमकर पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। भारतीय सेना ने जितना ब्रीफिंग में बताया था उससे कहीं ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान के दस्तावेज में प्रमाण मिल गया है कि भारत ने आतंकिस्तान को वो जख्म दिया जो कई साल तक हरा रहेगा। पाकिस्तान इस हमले को कभी भूल नहीं पाएगा। We had informed Pakistan on the day we had done this surgical strikes on 7th. We had done it till from 1105, that's 5. When there was a rhetoric from Pak side, we also said that in case Pakistan hits us, hits military establishments, we are going to hit them back. We'll hit them harder, and if they stop, we are going to stop. भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। आतंक के अड्डों पर सटीक निशाना साधा। जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंक के 9 अड्डों को खंडहर बना दिया। जवाब में मुनीर की सेना ने हमले की हिमाकत की तो पाकिस्तान के 11 एयरबेस को गड्ढे में बदल दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान, रफीकी, मुरीद, सखर, सियालकोट, पसरूर, चुनिया, सरगोधा, स्कारू, होलारी और जकोकाबाद एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय सेना ने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were launched, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, when they picked up the telephone and said they wanted to talk. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सख्त संदेश दिया है कि अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा, उसका जवाब सख्त होगा। अब की बार पाकिस्तान के हर कोने में हमला होगा। पाकिस्तान का जर्रा जर्रा हिलेगा। अब आतंक का एक भी अड्डा नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान अक्सर भारत के सामने, भारत के साथ तुलना करता हुआ अपने को विश्व समुदाय के सामने दिखाना चाहता है और इसके जरिए वो ये बताना चाहता है कि हालांकि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान कहीं से भी कमतर नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत कुछ चीज़ें इस तरीके से सामने आई हैं जिन्होंने पाकिस्तान की असलियत को सामने रखा, लेकिन वो पाकिस्तानी क्या जो सच्चाई को स्वीकार कर ले। लेकिन सच्चाई जब स्वीकारी तो कुछ ऐसी लिमिट्स को उसने क्रॉस किया जिससे समझ में आने लायक कई बातें उलझती हुई दिखाई पड़ी। हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे जो हमें समझाएंगे पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। मेजर जनरल अनुज माथुर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओके मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वहीं मंजू सेठ मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी, फॉर्मर एम्बेसडर राजनयिक के तौर पर। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, पाकिस्तान का डोजियर जो सामने आया है, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की तो एक बड़ी तबाही का इशारा करता है। यहां तक कि पेशावर में भी भारत ने हिट किया है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। हैदराबाद को हिट किया है, अटक को हिट किया है, छोर को हिट किया है। पाकिस्तान वैसे भी भारत के साथ मुकाबले में अपने नुकसान को कम बताता है क्योंकि उसे अपनी जनता को कुछ दिखाना होता है। भारत कह रहा था 9 टेरर इंस्टॉलेशंस और 11 एयरबेस यानी 20, पाकिस्तान ने कहा है 28।
बहुत कुछ शायद ऐसा भी है जो अभी भी छुपा है, या ये सच्चाई बताती है हमने कितना डीप स्ट्राइक की है? राजीव, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सबसे सर। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमने पहले रिवील किया हमने सिर्फ वो बताया जिसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण थे। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके बताऊंगा। 7 तारीख को पहले दिन क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद। तो पहले दिन हमारे जो, देखिए एक बात होती है राजीव बिल्कुल क्लियर कि पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। हमारा बिल्कुल क्लियर कट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव था कि हमें पाकिस्तान के आतंक के 9 अड्डों को तबाह करना है और आतंकवादियों पर मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना है। तो वो हमने 7 तारीख को हासिल किया और उनके 9 आतंकवादी अड्डे, जिनमें से एक भावलपुर जो कि 100 किलोमीटर अंदर पंजाब के हार्ट में स्थित है, वहां पर मुरीदके में जो कि लाहौर है, लाहौर से 35-40 किलोमीटर दूर है, और 5 जगह पीओजेके में। पहली बार पंजाब में हमने जाकर के हमला किया और पंजाब में जाकर के हमने उनको नुकसान पहुंचाया। फिर हमने उनको बताया, राजीव ये बात मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि बताया गया कब। फिर हमने उनको बताया कि आतंकवादी हमले का 22 अप्रैल का हमने बदला ले लिया है और अगर अब आपने कुछ करने का प्रयास किया तो आपको माकूल जवाब मिलेगा। उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने फिर रात को ड्रोन अटैक किया। उसके बदले में जो हमने हमले किए थे वो हमले थे कराची से लेकर के सियालकोट तक। उनके एयर डिफेंस के तमाम जो एयर डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे उनको हमने डिग्रेड किया, न्यूट्रलाइज किया। उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स को हमने न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद उन्होंने फिर हिमाकत करी, तब हमने कहीं जाकर के उनके 11 हवाई अड्डों पर हमले किए। तो जो बीच वाले दिन के हमले हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये वो वाले हमले हैं जो कि हम डायरेक्टली हमने जो बताया था उसमें काउंटिंग में नहीं आए होंगे शायद, लेकिन ये बात निश्चित है कि पाकिस्तान इस बात को एक्नॉलेज करता है कि बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ है। राजीव, मैं आपका ध्यान और आपके दर्शकों का ध्यान उस तरफ और ले जाना चाहूंगा कि एक बार जब 7 तारीख का हमला हुआ था उसके तुरंत बाद उनके प्रधानमंत्री ने एक लेटर लिखा था अपने मित्र राष्ट्रों को और उन्होंने ये कहा था कि भारत के हमलों में हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई के लिए आप हमें आर्थिक रूप से मदद करें। तो एक्नॉलेजमेंट तो उनका उसी समय से शुरू हो गया था, लेकिन वो अपने दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्मी वालों ने उनको कहा होगा कि इससे आपकी आर्मी के मोराल पे, जनता के उस पर असर पड़ सकता है शायद, तो उन्होंने उसको कवर अप करने की कोशिश करी। लेकिन हमने 3 दिन उनको मार लगाई, तीनों दिन मार लगी। और आपने दिखाया जनरल अनिल चौहान का स्टेटमेंट, बिल्कुल क्लियर साफ स्टेटमेंट है कि ये लड़ाई और 40 घंटे और चलनी चाहिए थी, लेकिन 8 घंटे में खत्म हो गई। इसीलिए खत्म हो गई कि हमने उनको इतना नुकसान पहुंचा दिया था। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने इतना डीप अंदर जाकर के इफेक्टिव नूर खान एयरपोर्ट पे, सरगोधा में, रायविंड, रावलपिंडी, मतलब सब उनके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं, जो मेन उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं, जहां से उनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, प्रधानमंत्री जहां से टेक ऑफ, ऐसी जगहों पर हमला हुआ। और सबसे बड़ा उनकी ताबूत की में आखिरी कील का काम किया जो किराना हिल में हमला हुआ। उस किराना हिल के हमले से उनका जो सो कॉल्ड चाइल्डहुड ब्लफ होता है, न्यूक्लियर ब्लफ, उसको एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा। सर, किराना हिल तो एक ऐसी पहेली बन गया है जिस पर पाकिस्तान भी कुछ नहीं बोल रहा और IAEA भी कुछ नहीं बोल रहा कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद अचानक अर्थक्वेक्स की भी झड़ी लग गई, और क्यों उस इलाके में आए जहां टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर मिर्जा, पाकिस्तान जिसने POK में जुल्म ज्यादती की हद कर रखी है, वो हमेशा ये बताता रहता है कि वो एक ऐसी मुसल्लह अफवाज है जो कुछ भी कर सकता है और इस्लामिक मुमालिक का सबसे बड़ा लीडर और उनका रहनुमा बन सकता है, कभी भी दिफा के मामले में, डिफेंस के मामले में। लेकिन आज जब वो ये बात एक्सेप्ट करता है कि हमारे 20 टारगेट भारत ने हिट नहीं किए थे, 28 हिट किए थे, तो ऑपरेशन बनियानुम मरसूस जो उन्होंने किया था उसकी भी असलियत पता चलती है और उनकी भी असलियत पता चलती है। डॉक्टर मिर्जा जी बिल्कुल, देखिए ये जो हुआ है, अभी कल तक तो हम हंस रहे थे, बल्कि कल कहीं बात हो रही थी तो मैंने कहा यार हम लोग जो साउथ एशियन है ना, हम भी अजीब लोग हैं। हम दोनों ने जंग लड़ी है, इंडिया के पाकिस्तान इंडिया ने, और दोनों कह रहे हैं हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। और यूरोप वाले पूछ रहे एक दूसरे से
यानी वो जर्मनी वाला यूके को फोन करके पूछ रहा है भाई कौन जीता, यूके वाला जो है वो इटली को फोन करके पूछ रहा है जंग कौन जीता तुम्हें को पता है, और बीच में आ गए ये ट्रम्प साहब ने अपना बीच में वो कर लिया समोसा, और उन्होंने कहा जी मैंने उनको कहा कि जनाब आप लोग जंग बंद करें और मैंने ये युद्ध रुकवाया, तो क्या ये ड्रॉ हो गया है मैच? ये तो अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो रिपोर्ट आई है जो खुद पाकिस्तान ने जारी की है, इसके बाद दुनिया की आंखों में कोई शक शुबा नहीं रह जाना चाहिए कि ये युद्ध 4 दिन का दुनिया का शॉर्टेस्ट तरीन युद्ध जो है ये कौन जीता और क्यों जीता। 28 लोकेशन तो पाकिस्तान खुद बता रहा है। अच्छा, मैं कितने सालों से अपने शोज में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ब्लफ कर रहा है। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया जनरल साहब ने कि ये चाइल्डहुड ब्लफ है, ये ब्लफ कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनसे मत डरो, ये धमकियां दे रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। और वो साबित हो गया कि इनके पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि कुछ करने के लिए अंदर की शक्ति चाहिए। वो शक्ति पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि यहाँ के लीडर जो है ये इंतहाई करप्ट है। इनका सिर्फ एक काम है, लोगों पे जुल्म करना, जो इनके खिलाफ आवाज उठाए, जो अपने हुकूक की बात करे, उनको उठा के जेलों में डाल देना, उनको गोली मार देना, उनको जबरी तौर पर लापता कर देना और माल बनाना। ये माल बनाने वाली पार्टियां हैं, ये देशभगत लोग नहीं हैं। अच्छा, फिर इसमें आप देखिए, मैंने खुद रिपोर्ट किया था कि ये कराची से लेके पेशावर तक और बलूचिस्तान के फुट हिल्स से लेकर कश्मीर की पहाड़ियों तक कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हमने स्ट्राइक नहीं की, कोई जगह नहीं है। आज पाकिस्तान खुद मान रहा है इस बात को। तो अब ये इनको पता लग गया है, ये क्यों इन्होंने फोन उठाया, कहा जी बंद करो जंग। इनको ये पता लग गया है कि हमने जो 12-14 दिन इंतजार किया है उसमें हम जिसे कहते हैं ना लट्टू की तरह हम घूमे हैं हर जगह, और हमने तैयारी की है इमरजेंसी बुनियादों पे, और हम बैठ गए हैं कि ठीक है ये करेगा तो ये बटन दबाओ, ये करेगा तो ये बटन दबाओ, ये करेगा तो ये बटन दबाओ। और हमने उसके बाद पूरे जिनीवा कन्वेंशंस के मुताबिक कि आपने जहां हमला करना है आप बताते हैं पहले कि भाई हम यहाँ पे अटैक करेंगे। हमने बताया उनको कि हम अटैक करेंगे और टेररिस्ट हाइडआउट्स को निशाना बनाएंगे, टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाएंगे, और हमने बनाया निशाना। हमने कुछ रात के देर में चोरी छुपे अटैक नहीं किया, किसी को बताए बगैर अचानक से ऐसे सरप्राइज अटैक नहीं किया। फिर इनको हमने बताया कि अब इससे आगे मत बढ़ना, अगर बढ़ोगे तो ये हम करेंगे, ये बड़े चेक करने के लिए हम बड़े। फिर इनको मना किया, नहीं माने, तो फिर इनके हमने जो एयर बेसिस है उनको टारगेट किया, और उनको भी हमने बड़े जिसे कहते हैं ना बड़ा ऐसे चपत जैसे लगाते हैं हल्की सी बच्चे को, ऐसे किया है। उनको टोटली बर्बाद हमने नहीं किया, वरना ये कहीं इनका कोई एक एयरबेस भी ना बचता, एक जहाज जो फाइटर जहाज खड़े हैं इनके बेसिस पे एक भी ना बचता। इनको चुनौती दी है, इनको समझाया है कि बस इनफ इज इनफ भाई, बाज आ जाओ, बस करो, खुदा का वास्ता है, क्या तुम कर रहे हो कि अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, हमें भी चैन की नींद नहीं सोने दे रहे। तो अब इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने इंडिया को देख के, जैसे होता है ना दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू करके अपना मुंह लाल कर लेता है इंसान, इन्होंने अब ये काम शुरू किया है कि इन्होंने देखा अरे भाई पहले तो हम भेज रहे थे बिलावल भुट्टो को और गवर्नमेंट के लोग साथ थे, तो इंडिया ने तो अवैसी को भी भेज दिया और शशि जी को भी भेज दिया, जो वो हैं नाकिद जिसे कहते हैं ना क्रिटिक हैं बीजेपी के, उनको भेज दिया, और वो जाके वहाँ देश की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अवैसी जी जो उन्होंने वहाँ अरबों के मुल्क में, मुसलमानों के मुल्क में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोलता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में, हम 240 मिलियन मुसलमान हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में, और ये झूठ बोलते हैं। मतलब उन्होंने बिल्कुल बेनकाब कर दिया। और अब पाकिस्तान घबराया है, तो अब वो कोई पीटीआई इमरान खान की पार्टी के लोग को कह रहे हैं हम साथ शामिल कर रहे हैं, फलां को शामिल कर रहे हैं, तो ये वो बात होगी। लेकिन इनकी सुनेगा कौन? इनकी कौन सुनेगा जिन्होंने अपने कौमी हीरो को, जिसने वर्ल्ड कप जीता, उस शख्स को जिसने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए इन जाहिलों के लिए,
उसको इन्होंने जेल में डाला हुआ है कितने अरसे से। और तो लोग इनकी बात मानेंगे? लोग कहेंगे पहले अपने घर को जाओ, क्लीन योर बैकयार्ड फर्स्ट। तो पीओजे में लोग जो है खुश हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा बिजी हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। देखें ना, हमने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे भी तो करने हैं ना आखिर। तो इस वक्त हमारा गिलगित बल्तिस्तान में हमारे सख्त मुजाहरे चल रहे हैं। आज 10वां दिन है, हमारे टीचर जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बाहर गिलगित में प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रमोशंस के लिए। 6800 टीचर है, 4000 की प्रमोशन नहीं हुई। इसी तरह से हमारे जो ताजिर हैं, ट्रेडर्स, वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान इज अ disputed territory between India and Pakistan. Actually, it is not a disputed according to my analysis. It is part of India. But let's assume कि चलो disputed ही है, तो आप disputed एरिया के रहने वालों के ऊपर टैक्स कैसे लगा सकते हैं? तो हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग वहां से चाइना से सामान लेके आते हैं ना, यहाँ सोस्ट बॉर्डर से गिलगित में, उस पे ये कस्टम ड्यूटी और टैक्स लगाते हैं। तो उसके खिलाफ जो है हमारे ट्रेडर जो है वो सरापा एहतजाज हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते। और फिर ये तो डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, ये वो हद हो गई जब अपने ही कोर्ट में, हायर कोर्ट में, पाकिस्तान की अथॉरिटीज कहती हैं कि वो फॉरेन लैंड है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। निपुण सरकार, पुणे में सीडीएस अनिल चौहान का बड़ा बयान सामने आया कि आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था। पहलगाम हमले से पहले नफरत भरा भाषण भी दिया था। मुनीर के भाषण के बाद पहलगाम हमला हुआ, यानी एक इंडिकेशन था कि इन टेररिस्ट को करना क्या है। और ये उस बात का एक तरीके से तस्दीक थी कि पाकिस्तान आर्मी ही टेररिस्ट आर्मी है। वो टेररिस्ट को न केवल मदद करती है, और टेररिस्ट को ब्रेन वॉश करके उन एक्टिविटीज को करने के लिए आगे बढ़ाती है जो आखिर में अंजाम दी जाती हैं। Was spewed by General Asim Munir against India and Hindus. Speech just few days or weeks before what happened in Pahalgam. So, since this is a rigid decision, it can be also, I believe, that retracted because now Pakistan is faced with a different kind of a prospect that he faces military action in case we find terror happening against us. And also, we said that we'll have water as well as, this thing will not flow together. So we have kind of raised the bar. We have connected terror to water, and we have drawn out the new lines for military operations against terror. मेरे साथ मेरे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, निपुण आलम म्यान। निपुण सर, मेरा आपसे वही सवाल है, और मुझे दरअसल समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डोजियर पाकिस्तान की तरफ से आया है। हमेशा पाकिस्तान भारत के खिलाफ अगर मुकाबले में उतरता है तो अक्सर खुद की बदनामी और खुद की नीयत, खुद की कमजोरी को छुपाने के लिए कुछ ऐसे दावे करता है जिनका सिर और पैर नहीं होता। लेकिन यहां पर भारत के ये बोलने के बाद कि हमने 20 जगह टारगेट किए, उनको तबाह किया, पाकिस्तान एक बड़ी लिस्ट लेकर आता है कि नहीं, एक्चुअल में हम इतना ज्यादा तबाह हुए हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, उतर नहीं रहा गले के अंदर। पाकिस्तान कहना क्या चाहता है? राजीव जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की आर्मी ने ये दिखाने का प्रयास किया पाकिस्तान की जनता को कि भारत के साथ हमारा जब भी टक्कर हुई तो हमने ईंट से ईंट बजा दी। 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तब जाकर स्वीकार किया, नहीं तो जिस समय लड़ाई चल रही थी और हम जीत रहे थे तब भी वहां का मीडिया बता रहा था पाकिस्तान की जनता को कि हम जीत रहे हैं। 65 का अगर आप वोट देखें तो उनकी किताबों में आज भी ये पढ़ाया जाता है कि 65 का जो वोट है वो पाकिस्तान जीता है, ना कि भारत। तो ऐसा कैसे हो गया कि 20 जंगें हमने दावा किया और ये 28 जंगें दावा कर रहे हैं? क्या कारण है? मैं इसके दो मुख्य कारण देख रहा हूँ। एक तो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस समय वर्ल्ड में ये मान रहा है कि हम भारत के मुकाबले में नहीं है, तो बेटर है कि विक्टिम कार्ड खेला जाए। विक्टिम कार्ड क्या कि हमको मार दिया गया है, हमको बहुत परेशान किया जा रहा है भारत के द्वारा, प्लीज हमारी सिक्योरिटी करो, हमारी रक्षा करो। और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 2-3 चीजें आपने देखा होगा। कल रशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान को अमेरिका जो है वो नाटो में शामिल करना चाहता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी वजह हो सकती है कि पूरी दुनिया का फोकस अपने आकर्षित करने के लिए कि हम विक्टिम हैं, हमारी मदद की जरूरत है,
हमें फंड्स भी चाहिए, हमें सैन्य सपोर्ट भी चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जमीन खो देगा। एक तो मुझे ये रीजन लगता है कि विक्टिम कार्ड जैसा। दूसरा मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी की ये साजिश है पूरी पूरी। साजिश क्यों है? पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि उसका डिफेंस बजट बढ़ाया जाए, यानी कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो क्या करे, आर्मी का डिफेंस बजट बढ़ाए। और अगर ऐसा डोजियर वो पब्लिक के सामने रखते हैं, पूरी दुनिया के सामने रखते हैं, तो पब्लिक को भी ये बात समझाने में आसानी होगी कि देखो भारत ने 28 अरब हमला किया है और अगर हमारा डिफेंस बजट नहीं बढ़ा तो हम आपको सिक्योरिटी देने में सक्षम होंगे। भारत जब चाहे जहां जाके मारेगा। अब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान की जनता से लव उभर गया है, सिक्योरिटी की फीलिंग आ गई है। क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान की आर्मी को जितना फंड मिलता है उससे आधा तो वो लोग अपनी जेबों में भरते हैं और आधा क्या करते हैं, डिफेंस में खर्च करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो जो आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि आगे अगर मुकाबला होगा तो हमारी जमीनें नहीं रहेंगी, हम बेटर है कि बाहर इन्वेस्टमेंट वगैरह करके अच्छा खासा फंड निकाल कर हम बाहर कहीं सेटल हो जाएं। तो बहुत सारे पहलू मुझे इसमें ज्यादा मैं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि जो नजरिया रहा है पाकिस्तान का आज तक, उसने कभी भी, पाकिस्तान की आर्मी हमेशा कहती रही है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, अगर भारत से हमारा मुकाबला होगा तो हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो आर्मी आज इस प्रकार के डोजियर पर परमिशन दे रही है, अनुमति दे रही है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की, यहाँ पर मुझे क्या ना एक बात नजर आ रही है कि बड़ी साजिश की। दूसरा, अमेरिका और चीन, इन दोनों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अपने आप को संतुलित करने की। देखिए मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो पूरे एशिया का एक तरीके से चौराहे की तरह मैं इसको देखता हूँ, कि जहां पर बैठकर आप एशिया के ऊपर क्या कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं। तो पाकिस्तान उस लोकेशन की इंपॉर्टेंस को दिखाकर कहीं ना कहीं विदेशों से, चाहे वो आईएमएफ के द्वारा फंडिंग हो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हो, और देशों की फंडिंग हो, उनको भी लेने का प्रयास कर रहा है कि हमारी अस्थिरता या हमारा बिखरना, हमारा टूटना आप लोगों के लिए नुकसानदायक होगा, तो हमें फंडिंग करो, हमें सेव करो, उस तरह का नजरिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्वीकार कर रही कि भारत और हमारे बीच में सैन्य और पैसे के मामले में एक बड़ा गैप आ गया है, जिसको हम अपने बूते हुए पाट नहीं सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से इसको मैं देख पा रहा हूँ चीजों को। इस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक भी जुड़ गई हैं। सोहेल काजमी मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सोहेल भाई, जो कुछ भी अब राज सामने आ रहे हैं, कहते हैं ना जब पन्ने खुलते हैं तो बहुत सारी चीजें फिर चीजों को एक लाइन में लाने लगती हैं। ये जो पन्ने खुल रहे हैं ये उन लोगों पर क्या असर करेंगे जो घाटी में छुपे हुए हैं ओजीडब्ल्यूज के तौर पर, जो इन टेररिस्ट के मददगार होते हैं? क्योंकि अगर पाकिस्तान खुद को कमजोर दिखाता है तो उसके दो मायने हो सकते हैं। एक निपुण सर ने समझा दिया, और एक शायद उनको भी मैसेज जाता है कि वो जो सब मदद करता था वो खुद ही कमजोर है। देखिए पाकिस्तान का हालात जो है वो सब सारी दुनिया के सामने है। अगर आप देखें कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो सबसे नंबर 1 सिटीजन जिसको माना जाता है पाकिस्तान में, वो अपनी आवाम को एड्रेस करता है और इस्लाम के नाम पे एड्रेस करता है। जो मौलानाओं के काम होते हैं वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कर रहा है, और 6 दिन 7 दिन पहले वो रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और वहां की आवाम को, जो मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे, जो 2 नेशन थ्योरी पे जो कायदे आजम जिन्ना ने जिसका तस्वुर करके एक इस्लामिक स्टेट बनाई, वहां वो हिंदुओं का जिक्र करता है। पहलगाम अटैक के पहले वो हिंदू और मुसलमानों की परिभाषा पाकिस्तान की आवाम को समझाता है, जो अपने आप में दर्शाता है कि उनकी जो सोच है वो बड़ी घटिया है और वो मुल्क की सलामती के लिए काम नहीं करते हैं या जमहूरी निजाम को मजबूत करने के लिए काम नहीं करते हैं। मुझे 2-3 बार मौका मिला है वहां पे। वहां हमेशा हर चीज में आपके सुबह से शाम तक, जब तक आप इस्लाम को बीच में नहीं लाएंगे, रेडिकलाइज चीजें नहीं बोलेंगे, हर जगह का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हर पेशावर का अपना है, लाहौर का अपना है, सिंध का अपना है, पीओके का अपना है। पीओके के लोग तो मैं वहां उनसे मिलता था, वो तो ह्यूमन राइट वायलेशन से दुखी हैं। वो तो बेचारे संगम चौक है वहां खड़े रहते हैं रोज, और आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी वहां उनको डंडे मार के और साइडों पे करती है, और रोज का मुद्दा है वहां पे। तो मेरा कहना, गिलगित बल्तिस्तान पहले इनके साथ नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को मोहब्बत चाइना से है, एजुकेशन वहां से मिल रही है, व्यापार चाइना से हो रहा है। वो वहां से माल जो लाते हैं वो जाके रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बेचते हैं। तो उनकी जो दिली मोहब्बत है वो तो चाइना के साथ है। कहने का
टोटल मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अगर 28 लोकेशन अपने डोजेस में बताई हैं, ये वो समझता है पाकिस्तान के ऐसा पूरी दुनिया आज वैसी दुनिया है जो 60s में हुआ करती थी, कुछ चीजें जो है वो बाहर नहीं निकलती हैं, और ये 28 बता के हम 2800 जगह से भीख मांगेंगे, 2800 जो सेंटर्स होंगे या मरकज होंगे या मुल्क होंगे, उनसे हमें भीख मांगने में सारी आसानी रहेगी, खासकर मुस्लिम जो ममालिक हैं, क्योंकि सिंपैथेटिकल इस्लाम के नाम पे हमेशा जो भी मांगते रहे वो इन्हीं मुल्कों से मांगते रहे, और बहुत सी मदद इनको होती भी रही है और आगे भी होगी, क्योंकि वो एक मजहबी राग जो है उन्होंने रागना ही रागना है, और वो सिंपथाइजर बनते हैं पूरे इस्लाम के, जो कि वो है नहीं। अगर ऐसा होता तो ना तो वो शियों को बसों से उतार के मारते, ना वो मुहाजिरों को मारते, फिर तो एक इस्लामिक स्टेट में इस्लामिक स्टेट का तस्वुर से मुल्क चलता। तो ये कैसा मुल्क अहमदियों बना? की हालत भी कोई बहुत बेहतर नहीं है वहां। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। तो मुसलमान को मार रहा है, और उसके बाद वो प्रीचिंग दे रहा है बाकी जो मुसलमान है दुनिया के, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क जिसको भारत कहते हैं, जहां के मुसलमान जो अपने आप को बड़ा सिक्योर और बड़ा सेफ और अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं अपने भारत के निर्माण में, उनको वो प्रीचिंग्स देते हैं और हमें बताते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के कि हमारी गाइडलाइंस पे आप चलिए। गुमराह करते रहे, OGW वर्कर्स को पैसे देते रहे, अभी भी देंगे, आगे भी देंगे, क्योंकि कश्मीर के राग के बिना उनके पास ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई दुकान है, ना कोई व्यापार है। और जो पहले मेरे जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल वो डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, वो डिफेंस बजट जो है वो किसी और काम तो आएगी नहीं। इनकी करप्शन जो है, ये जो आप जब रिटायर हो गए ये साहब, ये आपको रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही बिना फेयरवेल लिए ही किसी और मुल्क में भाग नहीं, जाएंगे। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हम सबको ये नहीं पता है आज तक कि कमर जावेद बाजवा कहां कहां घूम रहे हैं। कभी उनके नॉर्वे के फुटेज सामने आते हैं, कभी यूएस के फुटेज सामने आते हैं। तो ये यहाँ की मिलिट्री की कुछ आदत है। लेकिन मंजू जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मंजू जी, डिप्लोमेसी कितनी कारगर है आज के दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के बीच में, क्योंकि आप पूर्व राजनयिक हैं। मैं सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि सबको पता है पाकिस्तान क्या कर रहा है। भारत यूएन को बताता है, यूएन में आज तक टेरर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है। यूएन किस बात पर आकर बीच में चीजों को सेटल करेगा, और उस पर पाकिस्तान कहता है कि जितने भारत जगह बता रहा था अटैक की, उससे ज्यादा जगह भारत ने अटैक किया है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कहना चाहता है? क्या कोई डिप्लोमेटिक एज लेना चाहता है? मंजू जी, हो सकता है बिल्कुल कि वो डिप्लोमेटिक एज दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे और वक्ताओं ने कहा कि ये एक उनका एक ये भी हो सकता है अपना बजट बढ़ाने के लिए, ताकि वो कहें कि 4 जगह नहीं 8-10 जगह डैमेज हुआ है, तो हमारे को वो सब रीबिल्ड करना है, अपना करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें और पैसा चाहिए। एक ये भी मकसद हो सकता है। और जहाँ तक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात है, वो तो हम इस वक्त बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो और ये जो बजटिंग मिलेगी उनको नॉट ओनली टू रीबिल्ड द बेसिस, बट जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करेंगे, मुझे ऐसे लगता है। और सब कुछ सैटेलाइट टेलीविजन के सैटेलाइट के थ्रू सब कुछ अवेलेबल है, सब मैक्सर टेक्नोलॉजीज के द्वारा उन्होंने सब प्रमाणित किए हैं कहाँ कहाँ हुआ है। तो इतना आसानी से वो नहीं बोल पाएंगे कि अगर 20 है तो 28 बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका ये प्रोपेगेंडा और बोलने का तरीका जो है वो हम देख ही रहे हैं थ्रू आउट दिस होल कॉन्फ्रंटेशन। जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उन्होंने बिल्कुल एक उसी नैरेटिव बिल्डिंग और प्रोपेगेंडा पे ही जोर दिया, अपनी कहानी आगे करनी और अपना कहना कि हम सही बोल रहे हैं और सब झूठ बोल रहे हैं। और बहुत सारी उनकी चीजें नेगेट भी हो गई हैं, सामने आ भी गया है कि वो कितना सच कितना झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनको उससे कोई असर नहीं हुआ। हम देख रहे हैं वो अपना जो रवैया है वैसे का वैसा रख रहे हैं। और क्या उनका एक्चुअल मकसद है वो तो सब जैसे और लोगों ने और वक्ताओं ने कहा, पैनलिस्ट ने कहा, ये एक कुछ और ही चीज है। इट्स नॉट जस्ट स्ट्रेट कि अपना डॉसियर उन्होंने पब्लिसाइज कर दिया कि हमारा इतने डैमेज हुए, इंडिया ने इतना बोला, एक्चुअली इतने हुए। तो ये उनको डेफिनेटली मुझे लगता है एजेंडा इसके पीछे है कि इन्होंने ये सामने लाए हैं, डॉसियर को रिवील किया है। लेकिन साथ ही में हम ये भी देख रहे हैं कि जो उनके साथ खड़े हैं दूसरे देश, वो लोग भी उनको आई थिंक इन अ वे इनडायरेक्टली इनकरेज कर रहे हैं। जो मुझे समझ आ रहा है कि आप व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, उनकी बात मान रहे हैं। एक ये चीज जो है ये थोड़ा इंडिया के लिए कंसर्न है कि आपका जो वो कह रहे हैं उसको मान रहे, सब दुनिया मान रही है, चाहे वो सच है चाहे
पता नहीं मैम, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एक साजिश है, क्योंकि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन आर्मी इंटेलिजेंस सब जानता है कहां क्या कितना किया गया है। अगर पाकिस्तान बढ़ाकर कह रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई ट्रैक 2 कोई बात होगी जो अभी सामने नहीं आई है। लेकिन सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान को 2 टूक इस बार बात कही है और यह भी कहा है कि परमाणु वाली धमकी यानी न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं डरने वाले हैं, पाकिस्तान की किसी भी हरकत का हम जवाब देंगे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़ा साफ तौर पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सीडीएस अनिल चौहान को सुनते हैं। I think in some part I was able to address this. What I said was, from our side, we didn't want to get into a long-drawn kind of a conflict. We've seen our experience in Operation Prakaram. We were there for almost about 9 months. It involves a lot of expenditure, disrupts everything. And we had seen this to some extent after Balakot. There was a deployment which we had mobilized. So in this particular case, what happened was, before this mobilization could be completed, the operations was halted. गेस्ट हमारे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी बात हम कर रहे थे कि यूएन ने तो आज तक टेरर की डेफिनेशन ही डिफाइन नहीं की है। रियल टेररिस्ट कौन है डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा? पाकिस्तान भारत में कत्लेआम मचाने वालों को जिहादी कहता है या कई बार फ्रीडम फाइटर कहने लगता है, वहीं डॉक्टर मेहरंग बलोच उनके लिए टेररिस्ट हो जाती हैं बलूचिस्तान में, और अब मसूद अजहर और सैफुल्लाह पाकिस्तान की शह पर ये कहते हैं कि एक टेररिस्ट के मारे जाने पर हम 10 हिंदुओं का कत्ल करेंगे। फिर पाकिस्तान ये डोजियर लेकर आ जाता है। मुझे समझाइए रियल टेररिस्ट कौन है, क्या डेफिनेशन है? अनम्यूट कर लें सर। आपने सर सैयद अहमद खान का नाम सुना है? जी जी। आपने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना है? जी। और ये 2 नाम काफी हैं, ये उनकी औलादे हैं, ये उनकी अगली नस्लें हैं। ये टेररिस्ट जो है, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है ना, उसमें जब हम कोई मकान बनाते हैं अपने लिए या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन में हम कंक्रीट डालते हैं और सीमेंट वगैरह डालते हैं, फिर ईंटों को भी जोड़ते हैं सीमेंट के साथ, और फिर दीवार और फिर छत और फिर सारा। तो ये वो मुल्क है जिसकी फाउंडेशन के अंदर हिंदू नफरत, इंडिया नफरत, दूसरे से नफरत का जो जहर है उसके साथ मिक्स करके ये मसाला तैयार किया गया है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जब बोलेगा तो उसके मुंह से कोई अच्छे शब्द निकलेंगे, जब वो कोई एक्ट करेगा किसी हवाले से तो वो उसका होगा। ये जहरीले लोग हैं, इनकी मानसिकता में जहर भरा हुआ है। 2 नेशन थ्योरी के नाम पर इन्होंने अपने ही लोगों को ऐसा पागल किया है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, अब टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर भी इनका जो सपोर्ट बेस है वो सुकड़ता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है, श्रिंक हो रहा है। और उसकी वजह ये है, एक तो सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने देखा है हिंदुस्तान में इतनी तरक्की हो रही है, हिंदुस्तान में तो मुसलमान का कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब है कि कोई एजिटेशन के हर स्टेट में जनाब मुसलमान सड़कों पे निकले हो कि जी जुल्म हो गया, ऐसा तो कोई नहीं है। मुसलमान भी तरक्की कर रहा है और हिंदू भी तरक्की कर रहा है, सिख भी कर रहा है, क्रिश्चियन भी कर रहा है इंडिया में। फिर उन्होंने लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए जो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है वो सारी देख रहे हैं। 2 चीजों ने पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का इन जनरल जो है वो उनको एक किस्म का प्लेजेंट सरप्राइज और एक शॉक दिया था। एक तो था चिनाब वैली में जो दुनिया का टॉलेस्ट ब्रिज बनाया है, और दूसरा G20 ने, आप इसको हल्के में मत ले, G20 में जिस स्पीड के साथ श्रीनगर को तैयार किया गया, जैसे इमरजेंसी होता है और रिश्ता आ गया तो वो कहते हैं वो दुल्हन तैयार करो तो वो जनाब उस तरह से, और दूल्हे को भी तैयार करो। तो उसी तरह से जिस शॉर्ट पीरियड में उन्होंने श्रीनगर को एक दुल्हन की तरह सजाया, बनाया, या एक दूल्हे की तरह उसको हैंडसम किया, तो उसने भी शॉक किया। स्मार्ट सिटी बन गया, ये तो कुछ और कह रहे थे, वहां कुछ और हो रहा है। हमारे यहाँ तो 2G से ऊपर पावर नहीं है और डाटा नहीं होता फोनों पे, मोबाइल फोनों पे डाटा सर्विस नहीं है पीओजे के बल्तिस्तान में, इवन बलूचिस्तान में।
तो ये चीजें जो है इसने अब इस टेरर सपोर्ट बेस को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कम कर दिया है। और ये अब सिर्फ उन्हीं हलकों में है, जैसे आर्मी के जो आर्मी के अंदर ये टेररिज्म को ये कहते हैं कि ये जिहाद है, या गवर्नमेंट के लोग जो है सरकार में जो हैं वो इसको किसी हद तक कहते हैं या कि वही जिहाद तराने अब भी चलते हैं, मर्दे मुजाहिद जाग चलते जरा। हैं, चलते हैं। तो वो इन्होंने गाना बनाया था इंदिरा गांधी जी के जमाने में, जब 71 का युद्ध चल रहा था, इन्होंने गाना बनाया था, जंग खेड नहीं होती जनानियां दी, कि भाई ये औरतों का काम नहीं है जंग करना। तो इंदिरा गांधी ने फिर आगे से गाना बना के भेजा था इनको, जंग खेड नहीं होती शराबियां दी, क्योंकि ये शराब बहुत पीता था। तो उसमें भी हम पीछे नहीं है। अगर ये गानों के युद्ध करना चाहते हैं तो आ जाए मैदान में। याया इनके खान की गाने बात आप कर रहे हैं, याया खान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं मेजर जनरल अनुज माथुर का रुख करता हूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, अब तक की चर्चा में मेरे दर्शक जो समझ रहे होंगे, स्पष्ट चीजें आ रही होंगी उनके दिमाग में, लेकिन 48 घंटे तक अटैक की बात पाकिस्तान ने सोची थी, जो सीडीएस अनिल चौहान ने सामने रखी, लेकिन 8 घंटे में सारी चीजें पलट गईं और उसके बाद पाकिस्तान का एक डोजियर आ गया। या तो पाकिस्तान बहुत स्मार्ट मूव खेल रहा है कि दुनिया को कुछ और दिखाना चाहता है, या हकीकत है धीरे धीरे बेपर्दा हो रही है। मेजर जनरल अनिल माथुर। राजीव, देखिए, पाकिस्तान के पास सामने अभी दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो यह है कि वो भीख कैसे मांगे, उसके कटोरे में भीख कैसे डालेंगे। आप अभी रिकलेक्ट जो उसकी स्पीच थी तुर्कमेनिस्तान में, या जहां भी उन्होंने वो स्पीच दी, इन्होंने शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन्होंने कहा था कि आवर फ्रेंड्स नो लॉन्गर वेलकम अस विद अ बेगिंग बोल। कुछ और भी शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि भीख। तो एक ये हुआ है कि भीख मिलने की उम्मीद कम हो गई है अपने दोस्तों से भी। तो उसका एक ग्राउंड कहीं ना कहीं वो तैयार कर रहे हैं, वो बात हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान को अपनी आवाम को बताना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की आवाम जो है इस बात को समझ रही है। पाकिस्तान की सेना का जो बल्क है वो इस बात को समझ रहा है कि भैया आपने शुरुआत करके हमारे को इतना पिटवा दिया और उसके बाद आपने क्या किया। तो ये बात इसको भी कहीं ना कहीं बताने की जरूरत है। देखिए, एक एंगल और मैं लाना चाहता हूं राजीव इसमें। वो एंगल ये है कि जो हमने स्ट्राइक्स किए थे, पहले दिन हमारे स्ट्राइक्स टेरर पे थे, दूसरे दिन हमारे स्ट्राइक्स एडी रिसोर्सेज पे थे और उनके एयरफील्ड्स पे थे। अब वो उन्होंने जो ऐड किया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा का कुछ इलाका है, कुछ इलाका बलोचिस्तान का है, एक आध गांव सिंध का है, शोर वगैरह। तो ये कहीं ऐसा भी वो बताना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान को इसी बहाने से इकट्ठा करने की कोशिश करें, जो कि मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। लेकिन ये भी एक संभावना है कि वो चाहते हैं कि वो बताएं कि भाई भारत ने तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, आखिर से लेकर शुरू तक, जबकि हमारा हमला जो था बिल्कुल डायरेक्टेड था, नॉन एस्केलेटरी मेजर्ड। बिल्कुल हमने एडी रिसोर्सेज को पहले दिन खत्म किया, एयरफील्ड्स को दूसरे दिन खत्म किया, बिल्कुल क्लियर मैसेज चला गया उनके पास, और किराना हिल इन बिटवीन आ गई। तो मेरी ये समझ ये कहती है, देखिए राजीव, ये उनके हाथ से फिसलता जा रहा है द होल थिंग, और उनको अभी चाहिए, आवश्यकता उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अब उनको समझ में आ रही है धीरे धीरे, पहले कभी नहीं समझते थे इस बात को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी अर्थव्यवस्था, और वो अर्थव्यवस्था इन 10-12 दिनों में, या यूं कहूं कि उन 4 दिनों में कम से कम 4 से 5 साल पीछे पहुंच चली गई है। ये बात भी वो समझ रहे हैं इसको, और उससे बाहर निकलने का और कोई तरीका नहीं है। उससे बाहर निकलने का इसीलिए वो लोग आए। उनको मिलिटरीली जो नुकसान होना था वो तो हुआ, उसके बाद उनको जो फाइनेंशियली, जो इकोनॉमिकली नुकसान हुआ वो, और फिर उनके सामने एक बहुत बड़ा जो दानव खड़ा था अपना मुंह खोल करके, वो दानव था इंडियन नेवी। अगर इंडियन नेवी ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया होता, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को ब्लॉक कर दिया होता, तो पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाता। मैं निपुण सर का रुख कर लेता हूं कि जी। इकोनॉमिक्स जो पूरा एडमिशन है, इस एडमिशन के पीछे इकोनॉमिक्स का ज्यादा बड़ा हाथ है मिलिट्री स्ट्रेटेजी से। और दूसरी जो चीज मैं आपको बताना चाहूं, पहले जो नई स्ट्रेटेजिक रियलिटी है, न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी ये है कि अगर आप कोई एक्टिविटी यहां पर करेंगे तो हमें किसी को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। सन 1984 से लेकर के अभी तक हम प्रमाण ही लेते जा रहे हैं, डोजियर पे डोजियर भेजते जा रहे हैं। अब हमने हमारे ऊपर अपने पहलगाम किया,
हमने निर्णय लिया कि आपने किया है, काम खत्म, किसी को प्रूव इट करने विल की बी एन जरूरत एक्ट नहीं है ऑफ वॉर, और हम अटैक ये करेंगे। एक्ट ऑफ वॉर ही होगा। लेकिन बिल्कुल। निपुण सर, पहले ये सोचा जाता था कि पाकिस्तान जो एक थॉट है, एक कंट्री या थॉट, ये गलत है, यहाँ के लोग सही हैं। अब कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान सही हो सकता है, इसे चलाने वाले लोग एक के बाद एक गलत आते रहे और ये लोग ही असल इसके पीछे जिम्मेदार हैं। तो ये लोग जब तक यहाँ ठीक नहीं किए जाएंगे, लोग से मतलब आप समझ रहे होंगे, उनको जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान नाम का थॉट भी ठीक नहीं होगा। निपुण जी। राजीव जी देखिए, थोड़ा सा ये तो बात मैं मानता ही हूँ कि पाकिस्तान की बर्बादी की वजह कोई और नहीं। एक गीत है हमारे यहाँ गाया जाता है ना कि हमें तो अफवाहों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो इन्हें लूटा, खत्म किया इन्होंने, इन लोगों ने किया है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग ठीक हैं, मैं मानता हूँ कि सब लोग तो ऐसे नहीं होते। लेकिन ये बताइए, पाकिस्तान निर्माण क्या केवल नेताओं के द्वारा कर दिया गया होगा? तो वो जो जिहादी मानसिकता कि वी आर टू नेशन, हम दो नेशन हैं, हम दो कौम हैं, तो वो केवल नेताओं ने किया होगा, लेकिन लोगों के मन में तो उस प्रकार की भावना रही होगी कि हम दो नेशन हैं। तो ऐसे लोगों को फिर मैनिपुलेट करना, मदरसों के द्वारा एक जिहादी पूरी फोर्स बनाना। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान की आर्मी कोई भी ऑपरेशन करती है तो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे जो संगठन है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और आप देखिए पहला अटैक जो कश्मीर में हुआ था 1947 में, वो किसके द्वारा किया गया था? शुरुआती वो अटैक, उसको ट्राइबल अटैक कहा जाता है। उस ट्राइबल अटैक में पाकिस्तान की सेना भी इन्वॉल्व थी। बाद में जब आपका यूएन का कमीशन आया भारत और पाकिस्तान में, तब इन्होंने स्वीकार किया कि 3 महीने पहले हमारी आर्मी अंदर गई है। लेकिन ऑटोमेटिकली आर्मी और जिहादी ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर वहां पे काम कर रहे हैं। और जिहादी ग्रुप्स आ कहां से रहे हैं? वो जनता के बीच से ही आ रहे हैं, पब्लिक के बीच से ही आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि जो जनता है, जनता को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट पहले से ही किया गया है। तो एक अच्छी खासी जिहादी फोर्स जो है वो पाकिस्तान के पास में अवेलेबल है, और वही जिहादी फोर्स आज उसके लिए कष्टकारी भी है। चाहे वो बलूचिस्तान की बात करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, आज सिंध में भी जिस प्रकार का तनाव है वो तनाव को देखने को मिल रहा है। और देखिए पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था वो यही तो हुआ था कि अशरफ कम्युनिटी, यानी कि अशरफ, अरजाल और अरजल, ये 3 कैटेगरी, जो अशरफ कम्युनिटी थी उसकी ही कि हमको अलग से देश चाहिए, क्योंकि अगर भारत में हम लोग रहे तो डेमोक्रेटिक सेटअप पे कभी हमारे पास सत्ता नहीं आ पाएगी। तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का निर्माण एक नेशन के रूप में हुआ, आज संघर्ष कर रहा है एक नेशन बने रहने के लिए और भारत के खिलाफ एक घृणा से। देखिए मैं हमेशा एक बात को जानता हूं, आप भारत का नेशनलिज्म देखेंगे तो भारत का नेशनलिज्म लव टू द इंडिया, भारत के प्रति प्रेम के रूप में है। जबकि पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म है वो हेट टू इंडिया है, यानी कि भारत से जितनी ज्यादा आप नफरत करोगे। और एक मूवी देखी थी हमने गदर, जिसमें कहा था ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो वो जो सोच है कि जब तक तुम हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलोगे तुम पाकिस्तानी बन नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो वो जो सोच है, उस सोच का आप क्या इलाज करेंगे? उस सोच का कोई इलाज नहीं है। लेकिन और 20 की जगह 28 की अगर मार खाने का पाकिस्तान स्वीकार करता है तो पाकिस्तान बिना मुर्दाबाद कहे खुद को मुर्दाबाद की रेंज मिलाता है। मैं माफी के साथ मंजू जी आपसे भी और बाकी सब साथियों से कि समय मेरे पास कम है, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा। लेकिन हम सब समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान जो अब कह रहा है कि पीके तक मार पड़ी है, वो क्यों कह रहा है, इसके भी मायने समझने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे साथ जुड़े। लेकिन